नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। लोकसभा चुनाव में महज 60 दिन से भी कम का वक्त बचा है। वोटरों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार खजाना खोल चुकी है। अब बारी यूपी सरकार की है। 7 फरवरी को उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है। 2014 की ऐतिहासिक जीत को बीजेपी 2019 में भी दोहराना चाहती है। ऐसे में बीजेपी सरकार इस बजट में किसानों, बेरोजगारों और मध्यम वर्ग के लिए पिटारा खोल सकती है, क्योंकि वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी सरकार बजट में हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए 2019 की राह आसान नहीं है। बीजेपी कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, आवारा पशु और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। बीजेपी सरकार का बजट मुद्दों पर होगा या फिर चुनावी होगा, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग को लुभाने की कोशिश की। अब बारी यूपी की योगी सरकार की है। लोकसभा चुनाव से महज 2 महीने पहले पेश होने वाले बजट में राज्य सरकार वोटरों को लुभाने की भरपूर कोशिश कर सकती है। यूपी के किसानों को लुभाने के लिए नई योजनाएं लाने की भी संभावना है। सरकार निश्चित रूप से युवा और मध्यम वर्ग को भी साधने की कोशिश करेगी। अयोध्या में भगवान श्री राम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने के लिए सरकार धनराशि का आवंटन कर सकती है। सूत्रों की माने तो 221 मीटर ऊंची मूर्ति बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने 200 करोड़ का बजट मांगा है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग ने गोरखपुर के रामगढ़ताल में वाटर स्पोर्ट्स की योजना को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट का प्रस्ताव दिया है। ये भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर गौवंश के लिए भी बड़ा ऐलान हो सकता है। सीधे सीधे काश्तकार है, गरीब है, महिला है, युवा है, उनके बारे में कैसे चिंता, ये स्वाभाविक सा एक प्रश्न है। और वही प्रश्न का सवाल मैंने कोशिश किया है कि उत्तर प्रदेश के बजट में भी हम इसी प्रकार की चीज़ों को रखकर यहाँ के किसानों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की इंडस्ट्री के लिए जो है वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसकी अच्छा बजट लाएंगे तब विपक्ष हंगामा करेगा। हंगामा तब वो नहीं करेगा जब उसके मन मुआफिक बजट हो, क्योंकि हम तो बजट जन कल्याण ही लाते हैं, हम निजी स्वार्थों का बजट नहीं लाते हैं। हम गरीब और जवान और किसान और नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उनके लिए लाते हैं। बीजेपी सरकार इस बजट से जहां चुनावी संभावनाओं को और उजला करने की कोशिश करेगी, तो विपक्ष ने बेरोजगारी, आवारा पशुओं और कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का मुद्दा, दूसरा जो है किसान का मुद्दा, तीसरा कानून व्यवस्था का मुद्दा, महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार का मुद्दा। सारे मुद्दों पर हम अपनी बात को वजन मजबूती इसके साथ सदन में उठाने का। सभी दल के लोगों ने ये आश्वस्त किया कि अगर सदन गरिमामय तरीके से संसदीय कार्य प्रणाली की व्यवस्था के अंतर्गत चलेगा तो हमारा पूरा समर्थन होगा और हम सहयोग देने का। बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी दलों से कार्यवाही में सहयोग देने की अपील की। सुचारू रूप से चलेगी, बहस होगी, बजट पर कम से कम 4 दिन जनरल बजट पर चर्चा होगी, उसके बाद आगवार चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव 2014 में एनडीए ने 73 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन इस बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 73+ का लक्ष्य दिया है। बजट की अगर बात करें तो पूरी तरह से चुनावी बजट होगा। लोकसभा का चुनाव है और 2019 के इस चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि प्रदेश सरकार इस बार के चुनावी बजट में हर पहलू को छूने की कोशिश करेगी, हर उस तबके को छूने की कोशिश करेगी। तो विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है, वो किसी भी हालत में सरकार को सदन में घेरने की तैयारी है। विपक्ष का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पिछले 2 सालों में पूरी तरह से विफल रही है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ा मुद्दा में आज का जो हमारा सवाल है वो आपको बताते हैं, जिस पर आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए। आज का सवाल है, बजट से मिशन 2019 साथ पाएंगे योगी आदित्यनाथ। आप अपनी राय ट्वीट कीजिए, हम तक पहुंचाइए। उसका जरिया है हैशटैग सबसे बड़ा मुद्दा @न्यूज स्टेट हिंदी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, आपको बता दें। मेरे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर भी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश यादव जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एडवोकेट प्रदीप सिंह साहब हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी, लखनऊ स्टूडियो से जुड़े। आप सभी का स्वागत है।
सबसे पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, जो बजट आ रहा है उसमें आपको भी कुछ चाहिए? देखिए, पहले ये बता दें कि इन्होंने 2017-18 में जो बजट दिया था उसके बारे में बता दें कि उन्होंने अभी तक पूरा किया। इन्होंने कहा था कि 1 लाख टन हम आलू की खरीदारी करेंगे, मात्र 13,000 पे रुक गए, उससे आगे तो बढ़ नहीं पाए। इन्होंने बोला था 24 घंटा हम बिजली देंगे, क्या बिजली आई? क्या इन्होंने रोजगार के लिए बोला था कि हम रोजगार 10 लाख रोजगार प्रत्येक साल देंगे, क्या इन्होंने एक भी रोजगार एक साल में दे पाया? पहले इस पे तय कर ले, कानून व्यवस्था पे तय कर ले। इन्होंने बोला था कि हम पुलिस की भर्ती करेंगे, क्या ये भर्ती कर पाए? इन्होंने जो भर्ती की वो भी उनके पेपर लीक हो गए, वो भी घोटाले में चले गए, और कुछ भर्तियां तो सीबीआई इंक्वायरी में चलेंगी, एक भी भर्ती अभी तक कर नहीं पाए। ये दंगा सबसे ज्यादा अगर हुआ 195 दंगे अगर हुए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यूपी में हुए हैं। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री की रिपोर्ट है ये। तो आप बताइए कि ये कहां पे आएंगे, किस जगह पे काम करना चाहते हैं, बता तो दें। हाँ, ये जरूर है कि वादा जरूर करते हैं कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, उसके बाद माफ करते हैं 1 रुपया 2 रुपया। अभी भी गन्ना किसानों का बकाया 7,000 करोड़ रुपया है जो अब तक दे नहीं पाए, और इनसे दम भरेंगे कि हम आएंगे तो किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। भैया, आप दोगुनी तो छोड़, उनकी एमएसपी दे दो। आपने जो वादा किया था हम आलू प्याज की एमएसपी देंगे, क्या दे दिया आपने? इनसे सिर्फ वादे सुन लीजिए आप। अभी कल का भी आप जब इनका देखेंगे, मैं अभी बोल दे रहा हूं, कल भी जब आपसे मुलाकात होगी तो इनका पूरा का पूरा चुनावी होगा, वादे होंगे कि अगले साल हम ये करने वाले हैं। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उन बच्चों के साथ क्या किया? उनके मोजे जुर्राबे बैग, अब आपने सवाल किया, आप जवाब बात की थी जो आप नहीं दे पाए अभी तक। अनुराग भदौरिया, आपने मुफ्त में बांटा, तो बता दीजिए। आप जवाब ले लीजिए। ठीक है अनुराग, मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेश यादव जी, अभी डॉक्टर भी नहीं भर्ती कर, ठीक है सर, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ठीक है। अब आपने सवाल किया, दूसरे को भी सुन लीजिए। ठीक है, दूसरे को भी सुन लीजिए। राजेश यादव जी, डॉक्टर अनुराग भदौरिया ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा करके दिया था उत्तर प्रदेश को, आपने इसको खराब कर दिया। देखिए, अभी केंद्रीय बजट आपके सामने प्रस्तुत हुआ कुछ दिन पहले, किस प्रकार से किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मजदूरों के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए किस प्रकार से सारी देख रहे हैं, बच्चों को 2 रुपए रही है, और किसानों के लिए किस प्रकार से वार्षिक उनको एक प्रकार से दिया जाए कुछ मूल्य उनके। और अभी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का भी बजट आने वाला है, प्रत्येक वर्ग के लिए उसमें जो है वो खुशहाली होगी। और केवल बजट के कहने से कुछ नहीं होता। हमारी सरकार जब बनी थी तो सरकार बनाने से पहले माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये घोषणा की थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो पहला हम जो है वो किसानों को ऋण माफी का होगा। और हमने जो है वो 36,000 करोड़ के रूप में हमने किसानों का ऋण माफ किया, 1-1 लाख रुपए तक हमने किसानों का ऋण माफ किया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पर बिजली जो है 1 सप्ताह दिन में आती थी। 1-1 लाख पर आपने 13-13 रुपए माफ किए, 1-1 लाख पर आपने 15-15 रुपए माफ किए, 1-1 लाख पर आपने 25-25 रुपए माफ किए। बात हो जाए आपके प्रश्न आपने 1 रुपया 2 रुपया। अनुराग भदौरिया, 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने के, लेकिन सुन लीजिए। जब आप बोल रहे थे तो लोग सुन रहे थे। 1 मिनट अनुराग भदौरिया। प्रारंभिक दौर में इस तरह होगा तो अंत अभी बहुत दूर है बहस का। जी, समाजवादी पार्टी के शासन में 1 सप्ताह बिजली दिन में आती थी, 1 सप्ताह रात में आती थी, और लोग 1 सप्ताह प्रतीक्षा करते कि रात को कब आएगी। आज हम जो है उत्तर प्रदेश के गांव में 18 से 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, और नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में हम लगभग 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और बिजली की भर्ती की बात है तो 70,000 शिक्षकों की भर्ती का हमने जो अनुराग भदौरिया, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? घोटाले। 1 मिनट राजेश जी, अनुराग भदौरिया, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या कर रहे हैं? ये क्या बीच में टोका टाकी? आपने बोला, अनुराग भदौरिया आपने बोला, किसी ने नहीं बोला, आपने सवाल उठाया है। 1 मिनट का वक्त दीजिए, आपको दोबारा आपके पास आऊंगा, आप बोल लीजिए। अरे भैया, विपक्ष बोलेगा क्योंकि ये जवाब। अरे सर, आप बीच में मत बोलिए ना। 1 मिनट घुमाते, मैंने सीधा पूछा अनुराग जी, तो ये केंद्र में चलेगा। अनुराग जी, आपको पूरा मौका पूछ रहा हूँ, आपने क्या किया बता दीजिए। अनुराग जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। ये सारी बातें गलत कह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, इस चर्चा को चलने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? अब राष्ट्रीय प्रवक्ता है। नहीं, वो उनका कष्ट समझ में आता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 50 से कम विधायक और मात्र 3-4 एक ही परिवार के सांसद, तो इनका कष्ट समझ में आता है और वो पीड़ा ये मीडिया के माध्यम से यहाँ रख रहे हैं।
लेकिन मैं बजट पे आता हूं और बजट पे भारतीय जनता पार्टी केवल बजट की घोषणा नहीं करती, बजट का इंप्लीमेंट करती है। हमने सबसे पहला जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, पहली कैबिनेट हुई और पहली कैबिनेट में जो किसानों का ऋण माफ किया, आपने ऋण माफी के नाम पर 13 रुपए, किसी का 25 रुपए, किसी का 5 रुपए, आपने जैसे न्यूज में चलाया कि पशुओं की समस्या, उन्होंने पूछा पुलिस भर्ती हो गई क्या, हम बता, उन्होंने पूछा बच्चों, आपने जो रोजगार की बात की थी वो रोजगार मिल गया क्या सबको, उस पर जवाब दीजिए। रोजगार के साधन, रोजगार का एक वातावरण प्रदेश में तैयार हुआ, इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट समिट हुई, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है। डिफेंस के यहाँ पर डिफेंस पार्क, यहाँ पर अलीगढ़ में, बरेली में 7-8 डिफेंस पार्क, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रदीप जी, आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, इस बार के बजट से प्रदीप जी कैसी उम्मीदें लगाए बैठे आप? इस बार के बजट से हमें उम्मीद है कि जो इनके घोषणा पत्र में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उसमें कम से कम उसकी शुरुआत हो जाए। कम से कम लड़कियों को विश्वविद्यालय तक फ्री शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। बेरोजगारों को 12.5 लाख सालाना बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा आपने किया था। कम से कम शिक्षा मित्रों को इंस्पेक्टर परीक्षा लीक और इसके अलावा लगातार जितने भी परीक्षाएं हुई सब घोटालों की भेंट चढ़ गई, नौजवानों को रोजगार मिल जाए। आपने वादा किया था कि हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज और गोदाम किसानों के लिए होगा, उस पर कोई बात हो जाती। आपने वादा किया था कि जेल पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त कर देंगे, इसके लिए जेल की अच्छी व्यवस्था कराएंगे, उस पर कम से कम कोई बात हो जाए। आज कम से कम अपराधी जेल में बैठकर अपना बर्थडे नहीं बनाएगा और जेल से गैंग नहीं चलाएंगे। आपने कहा था अलग से बुंदेलखंड आयोग की व्यवस्था होगी, कम से कम वहां बुंदेलखंड निवासियों के लिए कुछ व्यवस्था कर देते। आपने कहा था कि जिस किसानों के हित की सारी बातें होंगी। आज मवेशी जिस तरीके से किसानों की पूरा का पूरा खेत चर ले रहे हैं, आप उनके लिए कोई व्यवस्था कर देते। इन मुद्दों पर अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करके आएगी तो लगेगा आपने कुछ किया है। तो बेरोजगारी के मामले में आप फेल हैं, अपराध के मामले में आप फेल हैं। और इतना ही नहीं, आपने कहा था 10 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात की, कम से कम एक विश्वविद्यालय की ईंट लगा दीजिए। आपने मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी, कहा एक मेडिकल कॉलेज की ईंट लगा दीजिए। ठीक है सर। अब इन पर अगर बजट कहीं निर्धारित होता है, ठीक है, तो हमें लगेगा कि आप ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं तो निश्चित तौर पर आप जुमलेबाज सरकार है, जुमलेबाजी करते रहेंगे। ठीक है प्रदीप जी। उसके बाद अखिल स्वामी, प्रोफेसर अखिल स्वामी, उसके बाद डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर अखिल स्वामी, पिछली बार का बजट जो था अरुण जेटली ने पेश किया था, उसी बजट की झलक उत्तर प्रदेश में योगी के बजट में भी दिखी थी। इस बार जो पीयूष गोयल ने बजट पेश किया, क्या आपको लगता है कि उसी तरीके की झलक उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगी? देखिए, मेरा जो विचार है वो ये है, किसी भी अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए और सशक्तिकरण देने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, वो शिक्षा, वो उद्योग, कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। हमें युवाओं की तरफ दिशा देनी चाहिए, हमें स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ दिशा देनी चाहिए। तो जो भूतकाल में हुआ नहीं हुआ मैं उस पचड़े में नहीं पड़ूंगा, लेकिन इस बजट से जो मेरी अपेक्षा है वो ये है कि युवाओं को रोजगार मिले, उद्योग स्थापित हों, कैपिटल फॉर्मेशन हो, और जो हमारा किसान है, जो उसका उत्पादन है, उसका उसको उत्पादक का मूल्य मिले, उद्योग और कृषि के बीच में एक तारतम्य पैदा हो, और ये 4 दिशाओं में अगर काम हो, और जो हमारा बजट की दिशा हो वो इस प्रकार से हो कि ये जो कैपिटल फॉर्मेशन हो, ये 2-1 साल के अंदर ऐसा इंडस्ट्री का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए कि हमारे किसान को जो कोल्ड चेन मिलनी चाहिए, जो कोल्ड स्टोरेजेस मिलने चाहिए, जो उसका सामान शहर तक पहुंचे और उपभोक्ता को भी चीज सस्ती मिले और किसान को भी उसका उत्पादक मूल्य मिले। 1 साल में जो काम हुआ है, जो पिछला बजट था, 1 साल में अगर आप आकलन करते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए, अभी वास्तविकता में तो एक शुरुआत है, तो मैं अभी ये बिल्कुल निश्चितता से नहीं कह सकता कि काम हुआ है या काम नहीं हुआ है, लेकिन जो काम होने की दिशा है, वो जो उसकी स्थिति है और जो उसकी गति है, मैं उसे बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को करने में 2-3 साल का टाइम लगता है। तो शुरुआत ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें ये पता चले कि हमारी आर्थिक व्यवस्था की दिशा क्या है, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और मैं ये मानता हूं कि मेरे छात्रों को, मेरे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छा रोजगार मिलना चाहिए, उनके हाथों को काम मिलना चाहिए। अगर वो सशक्तिकरण होगा उनका, हमारे युवाओं का, तो देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। लेकिन अगर हमारी दिशा उस डायरेक्शन में नहीं हुई तो मुझे बहुत कष्ट होगा। अनुराग भदौरिया जी, देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार
भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूथ का कोई ध्यान नहीं रखेगी, मुझे पूरा विश्वास है। इंडस्ट्री के बारे में तो बात करना ही इनको शायद इनको गवारा ही नहीं है, किसान के बारे में सोचते नहीं है, मेडिकल कॉलेज और हेल्थ के बारे में सोचते नहीं है। हम कहते हैं यार आप सिर्फ जाति धर्म में ही पूरे डिबेट को चीजों को अटकाना चाहते हो। हमारी समस्या यूथ है, उसके बारे में बात करो ना, उन्हें कैसे हम रोजगार। ये बजट आया नहीं, आपने कैसे उम्मीद कर लिया कि गांव के लिए कुछ नहीं होगा? नहीं, मुझे पता है ना, मुझे पता है ना। अभी हमने इनके 102 बजट देख लिया, फिर हमने केंद्र का बजट देखा। इन्होंने 17 रुपए किसान के लिए किए कि किसान 17 रुपए किसे पेट भर ले। क्या किसान 17 रुपए से पेट भर लेगा? हमने 6,000 रुपए वार्षिक देने की शुरुआत की, 5 एकड़ तक 6,000 रुपए। आज तक देश के 70 वर्षों में कभी भी किसी ने कोई देने की शुरुआत नहीं की। हम लोग दे रहे थे। आप 2,000 रुपए दे दो, 3,000 रुपए पेंशन दे दो, बेरोजगारी भत्ता दे दो। किसानों, आपने लैपटॉप देने की बात की थी, लैपटॉप तक नहीं दिया। मैं तो आपसे कहता हूँ, हमने शुरुआत शिक्षा मित्र 101,25,000 शिक्षा में धरने पे बैठे हैं, आप उनका नहीं कुछ कर पा रहे हो। देखिए, आप लड़ेंगे, जनता के मुद्दे खत्म हो जाएंगे, आप उनको सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे लीजिए। हमने किसान के लिए ठीक, आपने किया, आपने जवाब दे दिया। तथ्य पेश कर रहे हैं, वो सारा गलत बोल रहे हैं, आप बोल लीजिएगा सही। 3,000 करोड़ की चाइना से बनाई है, कम से कम श्री राम की मूर्ति आप चाइना से नहीं बनवाएंगे, यही देश से बनवाएंगे। घोटालों की सरकार चलाई, खनन घोटाला आपके समय में हुआ, रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ। 3,000 करोड़ से ज्यादा का खनन से हमने रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया है। मिल गया हमारे बेटियों के लिए शादी तक की व्यवस्था की है, गर्भवती माता के लिए हमने अलग से व्यवस्था की है। गन्ने का भुगतान जो 2-2 साल में आपकी सरकार में हुआ, हमने गन्ने का भुगतान किया है। और अभी भी 28 फरवरी से पहले पिछले वर्ष का सारा गन्ने का भुगतान दिसंबर तक का, 31 दिसंबर तक का गन्ने का सारा भुगतान हमारी सरकार 28 फरवरी से पहले कर देगी। किसानों के लिए जो हमने किया भुगतान वो आपकी सरकार ने तो रोजगार ले और लिया। जातिवादी आपकी सरकार ऐसी है कि जाति धर्म के गुंडाई अलावा चलाई, बात आपके नहीं नेता करती। दबंगई गुंडाई करते थे, झूठे मुकदमे का व्यापार चलता था, हत्या फिरौती आपके नेता ने आप कानून व्यवस्था की बात हमें। राजेश यादव जी, ठीक, अनुराग भदौरिया मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रदीप जी, ये बात क्या सही नहीं है कि समाजवादी पार्टी के गवर्नमेंट में सिर्फ कुछ ही जिलों को बिजली मिलती थी? क्या ये बात सही नहीं है कि जब बीजेपी की सरकार आई और किसान कर्ज माफी की बात हुई तो किसानों के 15 रुपए माफ किए गए, 2 रुपए माफ किए गए? वही हाल मध्य प्रदेश में जब आपकी सरकार आई तो आपने माफ हुआ। माफ करना, मैं आपको टोक रहा हूं बीच में। 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया आपको दिखता नहीं है। यदि कोई सर, मुझे सब दिखता है, मुझे मत बताइए मुझे क्या दिखना चाहिए। मुझे पता है तभी मैं कह रहा हूँ, मुझे मत बताइए क्या मुझे दिखता है क्या नहीं दिखता है। नहीं हुआ, मेरे को बताइए। मुझे 1 लाख रुपया, 4 पैसा 5 पैसा किसानों का माफ हुआ। आप किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं, नहीं बोल सकते हैं। आप मुझे नहीं बताएंगे क्या बोलना है, और मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं बताएंगे क्या बोलना है। यदि हुआ और किसानों का 5 पैसे 8 पैसे, आज किसान लाठी खा रहा है। बिजनौर हाईवे, मैं अपने जिले का बताता हूँ, मैं बदायूं जनपद से आता हूँ। मेरे जिले में 150 किलोमीटर 4 लेन का काम चल रहा है। जिले का हाल बताएंगे, मुश्किल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी सुनिए तो, लेकिन 23 किलोमीटर। राजेश यादव जी, आपके साथ दिक्कत है, आप सुनते नहीं। आपके साथ दिक्कत है, आप सुनते नहीं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, 1 मिनट, मैं आ रहा हूँ, तीसरी बार आऊंगा आपके पास, आप बात पूरी कर लीजिएगा। विपक्ष कहता है कि जीडीपी के मापने का पैमाना आपने बदल दिया, इसलिए जीडीपी आप कहते हैं कहां से कहां पहुंच गई। सड़कों की बात आप करते हैं, आपने सड़कों के नापने का पैमाना दोनों तरफ से कर दिया, इसलिए सड़कें बढ़ गई। राम मंदिर बन गया क्या? 370 हट गया क्या? जवाब देता हूं, कहां चला गया सर? आपने अगर इतना ही काम किया होता तो आज ये बहस का मुद्दा ही नहीं होता। अनुराग भदौरिया, 1 मिनट, मैं आता हूं। राजेश जी, बिजली आपने ही कहा कि 5 जिलों में बिजली आती थी, हमारी सरकार आई तो आज गांव में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है। आप जाके गांव में सर्वे करिए। अरे अनुराग जी लखनऊ में रहते हैं, उनको गांव का क्या पता? नहीं, अनुराग जी नोएडा भी आते हैं कभी कभी। अनुराग जी का स्वागत है। प्रदीप जी आप बोलिए। ठीक, अनुराग भदौरिया आपके साथ बैठे, आपके सहयोगी, उनको ही बोलने तो शहरों में कत्ल खाने चलते थे, पीने के लिए बच्चों को दूध नहीं मिलता था। हमने आज प्रत्येक नगर पंचायत में गौशाला का निर्माण करा रहे हैं। सर, आपने बहुत काम करा दिया, लेकिन दूसरों को भी सुन लीजिए ना, ये अच्छा नहीं लगता डिबेट में। अरे कहाँ है गौशाला? अनुराग भदौरिया, 1 मिनट, अनुराग जी की आवाज बंद करिए। गौशाला है कहाँ पे? झूठ बोल रहे हैं। प्रोफेसर प्रदीप जी आप बोलिए। प्रदीप जी, आपको उचित लगता है कि जिस तरीके से बजट को लेकर चर्चा हो रही है, कल कम से कम कल परसों जब बजट आएगा तो कुछ उसमें से अच्छा निकलेगा किसानों के लिए?
किसानों के लिए लगातार आप बताइए कि आज किसानों की सिंचाई पर बात होनी चाहिए थी, इनकी आय पर बात होनी चाहिए थी, बुंदेलखंड आयोग पर बात होनी चाहिए था। हाँ, इस पर कुछ करेंगे तो लगेगा किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है। आप युवाओं के लिए आपने 10 नए विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खुलवाने की बात की थी। एक विश्वविद्यालय की नींव के लिए फंड एलोकेट हो जाए। आप ये बताइए, जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं को 12.5 लाख पर ईयर देने, आपने नौकरियां देने की बात की थी, एक नौकरियां सारी की सारी भ्रष्टाचार की बेट चढ़ रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था हो जाए, टीवी पर कब तक ये सब चलता लड़कियों के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए। सड़क पर आइए, सरकार को घेरिए। बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है ना सर, क्या आप विधानसभा में केवल टीवी पर ना ये बातें रह जाए। जहां पर प्रोफेसर शास्त्री बोल रहे हैं, किसानों की हालत कैसे सुधरेगी? आज किसान आज भी पिट रहा है, परेशान है। बिजनौर से आप तस्वीरें आई हैं, वो महापंचायत करने जा रहे हैं। कोई क्या ठोस पॉलिसी सरकार के पास है इसके लिए? उसकी व्यवस्था नहीं हुई। देखिए, जो होना चाहिए मेरे विचार से, जो देश की सारी समस्याओं की जड़ एक है और सारे अर्थशास्त्रियों को, सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मात्र अगर एक दिशा में काम करे तो ये देश की मूल समस्या का समाधान हो सकता है। और समस्या ये है कि 60% लोग जो पैदा करते हैं उसका मूल्य उसको नहीं मिलता, और जो हम 35% लोग यहाँ शहर में बैठे हैं, हमको चीज महंगी मिलती है। वो 1 रुपए की चीज बेचता है, हमको 20 रुपए की मिलती है। हम ओला बना रहे हैं, ओयो बना रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के ऐप्स बना रहे हैं, हम अमेज़न बना रहे हैं। क्या हमारी सारा ध्यान इस चीज पे केंद्रित नहीं होना चाहिए कि हमारे किसान को जो 1 रुपए मिलता है उसको 7 रुपए मिले, और जो उपभोक्ता को चीज 20 रुपए की मिलती है वो 12 रुपए मिले? इस प्रकार के सारी हमारे IIT IIMs के और सारे बच्चों को सारा ध्यान अगर हमारे अर्थशास्त्रियों का हो, पूरी अर्थव्यवस्था की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि अगर 60% जो उत्पादक है, इसकी अगर परचेसिंग पावर बढ़ी, अगर इसकी इनकम बढ़ी और पूरी इंडस्ट्री का पूरा माल बिकेगा, हमें देश में 10% GDP ग्रोथ की आवश्यकता है। 7% GDP ग्रोथ से हम अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते। अगले 2 साल के अंदर सारे लोगों को मिलकर, सब राजनीतिक दलों को मिलकर, सब लोगों को मिलकर ऐसा दिशा निर्धारण करना होगा, सारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करना होगा कि 10% की GDP ग्रोथ हम अचीव करें, हमारे सारे युवाओं को रोजगार मिले। और जिस दिन ये हो गया और जिस दिन किसानों को उसका मूल्य मिल गया, देश सोने की चिड़िया दोबारा बन जाएगा। 30 सेकंड में राजेश जी, उसके बाद डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए, हमारी सरकार ने जो भी घोषणा पत्र में कहा था, हम निश्चित रूप से 5 वर्ष पूर्ण होने पर यूपी की बात कर रही है, घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किया है। बच्चों को वस्त्र मिलने से लेके, मिड डे मील से लेके, और हमने जो ट्यूबवेल बंद थे गांवों में, हमने वो ट्यूबवेल को दोबारा से प्रारंभ कराया। डार्क जोन के नाम पे इन्होंने बंद कर रखे थे। प्रोडक्शन बढ़ा है, सारे के सारा जो है तमाम उद्योग धंधे आ रहे हैं। बोलिए 30 सेकंड में। देखिए इनसे ये पूछ लीजिए, इनसे पूछ ले, हमारे पास रोजगार की दर पता है क्या हो गई है? रोजगारी दर 7.4 पे पहुंच गई है। बिल्कुल गलत आंकड़ा दे रहे हैं, अगर बेरोजगारी गलत आंकड़ा दे रहे हैं। बेरोजगारी की बात करें, आपने रोजगार दे दिया। अरे तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसे गलत आंकड़े पेश दोष हमारा नहीं है, इसीलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसे आप बता दीजिए सही, आप बता दीजिए सही। दर हमारी गिरती चली जा रही, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, विकास दर हमारी गिरती चली जा रही। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए बताइए कृषि दर क्या है? चलिए आपकी बात मान लें, कृषि दर क्या आज की डेट में? कृषि दर, अरे कृषि दर ट्यूबवेल बंद थे उत्तर प्रदेश के अंदर, सवाल पूछने का काम मेरा है। एडवोकेट प्रदीप जी, आप बोलिए। 50% फाइनल कमेंट। एडवोकेट प्रदीप सिंह जी, हमने डार्क जोन करके ट्यूबवेल दिए। एडवोकेट प्रदीप सिंह जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, महिलाओं पे अत्याचार। प्रदीप सिंह जी, आप बोलिए सर। बेरोजगारी की दर आपके सामने आपके बढ़ी हुई है। अनुराग जी, आपके पड़ोसी हैं, उनको बोल लेने दीजिए सर। कहीं भी गांव में एडवोकेट प्रदीप जी, अपना गन्ना का पेमेंट नहीं, एडवोकेट प्रदीप सिंह बोलिए आप, 30 सेकंड है आपके पास। किसान की फसल गाय भैंस चल जा रही है। आप बताइए आपने क्या किया पूरे प्रदेश? प्रदीप जी, आप सुन पा रहे हैं? गाय, गोबर, गंगा, यमुना। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग भदौरिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमने एक सवाल पूछा था, हमने पूछा था कि क्या जो बजट आएगा 7 तारीख को, उस पर 2019 साधने की कोशिश होगी? बजट से मिशन 2019 साध पाएंगे होगी? 52% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 48% लोग इससे सहमत नहीं है।